स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इससे पहले जो हमने पढ़ा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट टॉपिक था हमारा, उस टॉपिक पर बेस्ड हमारे पास कुछ फिनोमेना है, जिसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in atmosphere. हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको इजी वे में। देखिए, रेनबो क्या है कि जब बारिश हुआ करती है और बारिश होने के तुरंत बाद थोड़ी थोड़ी धूप निकल आया करती है, तो हमें सूरज जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्पेक्ट्रम मिलता है 7 लाइट का। क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम मिलता है। वो बनता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट ड्यू टू वाटर ड्रॉपलेट्स। किस तरह से होता है कि जब बारिश हो रही होती है या हो चुकी होती है, तो उस वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद रहती हैं। ठीक है, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं ये हमेशा एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करती हैं? छोटे प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। जैसे ही सनलाइट इसमें एंटर करती है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन होने के बाद में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फिर ये भी फिनोमेना आप लोगों को बताया जा चुका है कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से दोबारा से रिफ्रैक्शन होता है। तो ये थर्ड टाइम जो रिफ्रैक्शन होता है, इस रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो क्या करती है, ये स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट कलर कंपोनेंट में। तो कह सकते हैं कि बारिश होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद रह जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उन वाटर ड्रॉपलेट्स की हेल्प से जो हमारी सनलाइट होती है वो अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जिधर सन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रेनबो नज़र आता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है इसके बनाने के लिए। इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन. The water droplets present in atmosphere after raining act like small prism. These droplets refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally, and finally refract it again. Then it comes out of drop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer's eyes. है ना? तो क्या क्या फिनोमेना हो रहा है? एंटर करें, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके बाद में फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इस फिनोमेना की हेल्प से क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए, और हमें एक रेनबो मिल गया। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिस्पर्जन। तो अगर मेन कॉज आएगा, तो अगर एक कोई नाम आएगा तो उसमें आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहोगे। क्या कहोगे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेकिन अगर एक सीक्वेंस आता है कि सीक्वेंस क्या क्या है, तो सीक्वेंस जो आएगा उसमें हम ये कहेंगे कि सीक्वेंस जो होता है रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। क्या क्या सीक्वेंस आएगा? सीक्वेंस जो आता है इसमें वो आता है रिफ्रैक्शन, है ना, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्लस डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये तीन फॉर्मेशन यानी तीन फिनोमेना की हेल्प से क्या बनते हैं, हमारे पास रेनबो बना करता है। इज दैट क्लियर? एक्चुअल में डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एक एग्जांपल है। इसके बाद आता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर की क्या डिफरेंट लेयर्स हैं। पता है, तुमने पढ़ा होगा कि पहले स्ट्रेटोस्फीयर होती है, फिर उसके ऊपर चलते हैं ना, एक्सोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है। तो इस तरह से क्या है, हमारे पास डिफरेंट लेयर हैं एटमॉस्फेयर की, जो डिफरेंट डिस्टेंस में एक्सटेंडेड हैं, और जहाँ पर एयर की जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट हुआ करती है। ठीक है, जैसे सबसे नज़दीक हमारे पास जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जो सबसे नज़दीक लेयर है हमारे अर्थ के आसपास की लेयर, उसमें क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर की, है ना।
फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी कम होती चली जाती है, यानी एयर कम होती चली जाती है, और एक ज़्यादा ऊंचाई पर जाके एग्जॉस्फेयर आयनोस्फेयर और उधर जाकर हमारे पास क्या होता है, उससे ऊपर जाकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी कि वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जब ये जो लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट डेंसिटी हुआ करती है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम की तरह बिहेव किया करता है लाइट के लिए, है ना। जो अलग अलग डेंसिटी की लाइट का मीडियम है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो डेंसर और रेयर मीडियम बन जाएगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या बन जाएगा, डेंसर मीडियम बन जाएगा। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो रेयर मीडियम बन जाएगा। तो वही चीज़ है कि जब लाइट सन से अर्थ तक आती है तो वो इस तरह के डिफरेंट मीडियम से होकर गुजरती है, जहाँ पर उसका बार बार रिफ्रैक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी कि वी नो दैट देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द डेंसिटीज ऑफ एयर इन दीज लेयर्स आर ऑल्सो डिफरेंट। So when light ray coming from sun reach the earth, it passes through these layers and suffers multiple reflection. तो जब लाइट रे सन से अर्थ तक आती है तो इस तरह के बहुत से रिफ्लेक्शन से होती हुई गुजरती है। तो दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या क्या फिनोमेना होते हैं, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। कभी भी रात में खुला आसमान है, बादल नहीं हो रहे हैं, एकदम मौसम बढ़िया हो रहा है, तो उस वक्त अगर हम आसमान की तरफ निगाह डालते हैं और स्टार्स को देखते हैं और गौर से देखते हैं, तो कोई भी स्टार मुझे कांस्टेंट लाइट को एमिट करते हुए नहीं नज़र आता है। वो क्या नज़र आता है, ट्विंकलिंग करता हुआ नज़र आता है, टिमटिमाता हुआ नज़र आता है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये किसकी वजह से होता है ऐसा, लाइट के मल्टीपल रिफ्रैक्शन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एक्चुअल में जब लाइट सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, सॉरी स्टार लाइट, तो जो स्टार लाइट एंटर करने पर बहुत सारे रिफ्रैक्शन बार बार होता है ना, तब हमारे आँख तक यानी अर्थ तक पहुँचती है। तो ये एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्या करता है, चेंजिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो जो लाइट का जो पाथ है वो भी बार बार क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो when the starlight refracted by the atmosphere comes more towards us, it appears brighter than when it comes less towards us. Thereafter या therefore it appears as if the stars are twinkling at night. तो जब वो जो बार बार उसका पाथ चेंज हो रहा होता है, तो उसके पाथ के चेंज होने से वो हमें क्या दिखता है, कभी ब्राइट दिखता है, कभी डिम दिखता है, कभी ब्राइट दिखता है, कभी डिम दिखता है। इसको हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो ये पूरा लिख सेंगे आप लोग। और अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो वी कैन से द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, तो स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और वी कैन ऑल्सो से दैट द मल्टीपल रिफ्रैक्शन, क्या है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से भी हमें ट्विंकल करते हुए नजर आया करते हैं। आफ्टर दैट अनदर फिनोमेना इज प्लेनेट्स डू नॉट ट्विंकल, यानी स्टार तो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। अगर मैं किसी प्लेनेट को देख पाऊँ, हमारे आसमान में ऊपर मैं अगर प्लेनेट को देख पाऊँ, उसको लोकेट कर पा रहा हूँ, तो वो कभी ट्विंकल करता हुआ नज़र नहीं आएगा। प्लेनेट जो होगा वो ट्विंकल करता हुआ नज़र नहीं आएगा, वो एक डायरेक्ट ही नज़र आएगा, फ्लैट ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। तो ऐसा किस लिए होता है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। देखो, planets do not twinkle because they appear larger in size than the stars as they are relatively closer to earth. प्लेनेट है वो ट्विंकल करता हुआ नज़र नहीं आता, मून है वो ट्विंकल करता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि इनका साइज बड़ा है स्टार्स के कंपैरिजन में, और ये कम डिस्टेंस पर भी हैं अर्थ से। तो प्लेनेट्स कैन बी कंसिडर एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्सेज ऑफ लाइट। तो ये एक कलेक्शन नज़र हो जाता है, यानी बहुत सारी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन कंसिडर कर लेते हैं इसे हम। और फिर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दीज प्लैनेट्स प्रोड्यूस आइदर ब्राइटर और डिमर इफेक्ट इन सच अ वे दैट द एवरेज ऑफ ब्राइटर एंड डिमर इफेक्ट साइज इज जीरो। मतलब वो जो हैं स्टार्स जो हैं वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। तो जब वो लाइट एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जब हमारे नज़दीक होती है या हमसे दूर की तरफ बढ़ती है, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करती है, नॉर्मल से अवे बैंड करती है, तो उसकी इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है हमारे देखने पर। लेकिन जो स्टार्स, सॉरी जो प्लैनेट्स हैं और जो हमारा मून है, ये क्या करते हैं, पास होने की वजह से या बहुत बड़ा साइज़ होने की वजह से इनसे जो आने वाली लाइट का जो एवरेज इफेक्ट होता है वो एकदम नलीफाई हो जाता है, एकदम नल हो जाता है, तो वो जैसा है वैसा हमें नज़र आया करता है। ठीक,
नाउ वी हैव अनदर फिनोमेना विच इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना। क्या होता है? बिखर जाना। तो जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हमें मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं ना, पोल्यूशन है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज भी कैसा है? डिफरेंट है। अगर हमारा लाइट यानी कि लाइट रेज जब एंटर करती हैं, वेव्स एंटर करती हैं, तो वो उन पार्टिकल्स से जो साइज में, जिनकी वेवलेंथ जो सनलाइट की वेवलेंथ के बराबर या छोटा है थोड़ा, तो उन पार्टिकल से क्या करती है, वो टकराने के बाद उसके कॉर्नर से बेंड हो जाती है, चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है। तो दिस स्प्रेडिंग फिनोमेना इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। है ना? व्हेन सनलाइट स्ट्राइक द टाइनी पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर विच आर इक्वल द वेवलेंथ ऑफ लाइट और स्लाइटली लार्जर और स्मॉलर, देन लाइट स्प्रेड ऑल अराउंड, यानी क्या होती है? स्प्रेड हो जाती है चारों तरफ। तो दिस नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, कंडीशन है साइज कैसा होना चाहिए? वेवलेंथ के लगभग बराबर, जब थोड़ा सा बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वहाँ से स्कैटर नहीं हो पाएगी। तो अगर उस साइज़ के पार्टिकल से लाइट स्ट्राइक करती है तो उसके कॉर्नर से बैंड होकर स्कैटर यानी फैल जाती है चारों तरफ। इसको कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड फिनोमेना जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं। पहला है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में हम जानते हैं कि जैसे कोई सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो एक डार्क रूम है तुम्हारा। अब जो डार्क रूम है उस पर कहीं पर एक स्मॉल ओपनिंग है। ठीक है, क्या है? एक स्मॉल ओपनिंग है। तो उस ओपनिंग से अगर लाइट एंटर कर रही है तो तुम्हें उसमें डस्ट पार्टिकल, है ना, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। और वो हल्का सा ब्राइटनेस वाला जो पाथ है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल तुम्हें बिल्कुल शो हो जाएंगे, विजुअलाइज हो जाएंगे। इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं एक बीकर में पानी भर लूँ, उसमें चौक वगैरह, डस्ट पार्टिकल वगैरह घोल देता हूँ, तो चौक वगैरह के जो पार्टिकल हैं और उसमें से टॉर्च लेकर पास कराता हूँ एक साइड में, तो बीकर के अंदर जो एक लाइट बीम नज़र आएगा तुम्हें, उसमें भी तुम्हें डस्ट पार्टिकल जो होंगे वो फ्लोट करते हुए नज़र आएंगे। तो ये क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है माइन्यूट पार्टिकल्स का, और दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। तो when a beam of light strikes such fine particles, the path of light beam becomes visible, or the light reaches after being reflected diffusely by these particles. The phenomena of scattering of light by the colloidal particles give rise to Tyndall effect. ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट होता है कि जब ये पार्टिकल जो होते हैं हमारे लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, तो जो रास्ता होता है लाइट का वो चमकदार हो जाता है, यानी कि उसमें पार्टिकल्स मुझे घूमते हुए नज़र आते हैं। ये कॉमन फिनोमेना है, हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल है क्या है? दिस फिनोमेना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, दस द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक द पार्टिकल्स विजिबल। ऐसा बताया हमने अभी। कोई अगर रूम है, बिल्कुल डार्क रूम है, बंद रूम है, और उसमें एक सनलाइट किसी भी छोटे से ओपनिंग से बीम एंटर कर रहा है, तो उसका रास्ता एकदम चमकदार हो जाएगा और उसमें तुम्हें पार्टिकल्स, स्मॉल स्प्रेडेड पार्टिकल घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। दूसरा है वैन सनलाइट पास थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, यानी कि जब जंगल होते हैं तो वो जंगल में जो अगर पेड़ होते हैं बहुत बहुत नज़दीक होते हैं, सारे पेड़ एकदम छत सी बना देते हैं। अब वो कहीं कहीं गैप होता है, वहाँ से लाइट अगर ज़मीन पर आकर स्ट्राइक करती है तो उसमें वो जो लाइट के जो स्पॉट्स हैं ज़मीन पर नज़र आने लगते हैं और बीच का रास्ता बिल्कुल साफ नज़र आता है, उसमें डस्ट पार्टिकल घूमते हुए नज़र आते हैं। इसे कैनोपी कहते हैं, जो गैप होता है वहाँ से निकल कर आते हैं। तो वहाँ भी टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। और पानी के सॉल्यूशन मैंने भी बताया, एक पानी में घोल दो चौक वगैरह, तो वहाँ से लाइट को पास कराओ तो डस्ट पार्टिकल चमकते हुए नजर आएंगे। ये भी टिंडल इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें एक बात नोट करने वाली है कि द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। है ना, कलर किस पे डिपेंड करेगा? स्कैटर, यानी कौन सी लाइट स्कैटर्ड करेगी वो डिपेंड करेगा स्कैटरिंग पार्टिकल पे। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, यानी कि जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और जो लार्जर साइज़ के होते हैं वो रेड लाइट को। तो ज़्यादातर जो स्कैटरिंग होती है वो रेड की और ब्लू की ही होती है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है और ब्लू कलर, वायलेट, इंडिगो, ये सब लास्ट वाले जो कलर है इनकी वेवलेंथ छोटी होती है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ कलर यानी किस कलर की लाइट को स्कैटर किया जाएगा वो एक्चुअल में डिपेंड करता है साइज ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, यानी किस तरह के पार्टिकल्स से वेव टकरा रही है। इसी से रिलेटेड फिनोमेना है हमें वाइड स्काई अपियर ब्लू, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
स्काई ब्लू नज़र आता है हमें, है ना। तो क्यों नज़र आता है कि जैसे जब लाइट है हमारे पास 7 कलर का मिक्सचर है, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू मैंने बताया, लास्ट के 3 में हम ब्लू कलर को कंसिडर करते हैं, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, और रेड कलर की वेवलेंथ कैसी होती है, बड़ी होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, यानी कि इनका जो साइज है ज़्यादातर पार्टिकल्स का, वो जो विजिबल लाइट है हमारी उससे भी थोड़ा सा स्मॉलर है। तो दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो इससे क्या होता है, ये शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले हैं हमारे ब्लू कलर का कंपोनेंट, वो चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाता है। तो जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो कंपोनेंट स्कैटर्ड हो गया है, यानी कि जो चारों तरफ फैला हुआ है आसमान में, हमें वही कलर नज़र आता है, यानी कि हमें ब्लू कलर नज़र आता है, और बाकी के कलर कंपोनेंट डायरेक्ट आग नीचे आ जाते हैं। तो द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्मॉलर देन द ब्लू कलर कंपोनेंट्स मोर स्ट्रांगली सो दैट द स्काई अपीयर्स ब्लू। इसीलिए क्या होता है, हमें स्काई ब्लू नज़र आता है। ठीक है, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। अगर यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर ना हो हमारे अर्थ पर तो हमें स्काई डार्क नज़र आएगा। ऐसा अगर हम चाहें, ऐसा जब एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तो वो जब स्पेस से देखते हैं या मून से एस्ट्रोनॉट हम स्काई को देखेंगे तो उन्हें जो स्काई होगा दिन हो या रात तो कैसा नज़र आएगा, डार्क ही नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। हमें जो ब्लू कलर का नज़र आता है स्काई, जो किस लिए आता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हमारे एटमॉस्फेयर होने की वजह से। किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर होने की वजह से हमें ब्लू नज़र आता है, जहाँ स्कैटरिंग हो जाया करती है। लास्ट है हमारे पास कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट यानी कि सब जब सूरज निकलता है और सूरज डूबता है उस वक्त जो कलर है सन का वो कैसा होता है, रेडिश होता है, और बाकी के टाइम पे येलोइश नज़र आता है। तो वो किसकी वजह से आता है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आता है ना। सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो सन से लाइट आती हैं उन्हें अर्थ तक आने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू व्हेन द सन एट द टॉप। जब सन बिल्कुल ऊपर होता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब सन हॉरिजन पे होता है यानी जब छिपने के वक्त और निकलने के वक्त जो होता है, तो जो लाइट वेव्स आती हैं उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने से जो ब्लू कंपोनेंट होता है वो तो सब स्कैटर्ड हो जाता है, स्काई हमें अपीयर नज़र आता है ब्लू, और जो लॉन्गर वेवलेंथ है रेड लाइट वो हमारी आंख तक पहुंचती है, इसीलिए हमें क्या नज़र आता है, रेड कलर ही नज़र आता है स्काई का। ठीक है, और जब वो ऊपर होता है बिल्कुल टॉप पर होता है तब सारे के सारे कंपोनेंट यानी कि जो लाइट है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करते वक्त स्कैटरिंग नहीं हो पाती है लाइट की, है ना। जो लॉन्गर वेवलेंथ है या बाकी की जो वेवलेंथ है वो स्कैटर्ड नहीं करते हैं और वो डायरेक्ट सारे के सारे अर्थ पर एक साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे वो येलो नज़र आता है। ठीक है, ये है हमारे पास फिनोमेना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड फिनोमेनाज हैं ये हमारे पास कुछ। ठीक है, तो बच्चों ये लास्ट हो जाता है हमारे चैप्टर का। इसमें एक आध छोटा मोटा टॉपिक और बचा होगा, उसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन है कुछ सब थ्योरेटिकली पोर्शन है। अच्छा, इसी पर बेस्ड एक बात और है कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वो रेड क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड क्यों बनाए जाते हैं, डेंजर सिग्नल। तो अभी अभी हमने पढ़ा ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होता रहता है, तो जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ कैसा होता है, सबसे बड़ा होता है, उसका स्कैटरिंग नहीं होता। तो देखो जिसका स्कैटरिंग नहीं होता है वो डायरेक्ट हमारी आंख तक आता है, वो कलर हमें इजीली दूर से ही दिख जाता है, और जिसका स्कैटरिंग होता है वो हमें दूर से नहीं दिख पाता है ना, वो डिम हो जाती है उसकी इंटेंसिटी। तो रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको हम दूर से ही विजिबल होता है, इसीलिए जो सिग्नल्स होते हैं या डेंजर सिग्नल वो रेड बनाए जाते हैं जो दूर से ही विजिबल हो जाएं। ठीक है, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के नाम से। आप लोगों के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।